हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 18 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया? ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of first A दिया गया है 1800 और सेकेंड दिया गया है 2000। देखिए क्वेश्चन क्या है, करें। इफ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़, ठीक है। ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ और ये कह रहा है कि 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में इसको इन्वेस्ट करना है। लेट 2 different bonds are, एक को B1 बोल दिया, एक को हमने B2 बोल दिया, ठीक है। कोई ट्रस्ट फंड है जिसपे ₹30,000 है और ये 30,000 रुपीज़ 2 बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट जो फर्स्ट बॉन्ड है उस पर 5% पर ईयर मिलता है और जो सेकेंड बॉन्ड है उस पर 7% पर ईयर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड B1 है, बॉन्ड B1 है, इस पे कितना मिलता है? 5% पर ईयर। एंड जो बॉन्ड B2 है इस पे मिलता है 7% पर ईयर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 30,000 को हम कैसे डिवाइड करें। इसका मतलब B1 में कितना इन्वेस्ट करें और B2 में कैसे भी इन्वेस्ट करें, दोनों में कितना भी इन्वेस्ट करिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पर ईयर जो हमको फाइनल इंटरेस्ट चाहिए वो फर्स्ट दिया गया ए पार्ट में, कह रहा है कि इसमें इंटरेस्ट चाहिए 1800 चाहिए ए में। ए पार्ट में कह रहा है कि उसे 1800 इंटरेस्ट चाहिए कुल मिला के, ठीक है। तो सबसे पहले वाला हम लोग करते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक ट्रस्ट फंड है जिसपे 30,000 रुपीज़ है और ये 30,000 रुपीज़ 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। एक बॉन्ड जो है 5% पर ईयर देता है, दूसरा बॉन्ड 7% पर ईयर देता है। ये कहता है कि किस बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है, इट्स अप टू यू, कैसे भी करें, बट फाइनली जो मिलना चाहिए इंटरेस्ट वो 1800 मिलना चाहिए। इससे इंटरेस्ट जो फाइनली चाहिए, फाइनली इंटरेस्ट जो चाहिए, इंटरेस्ट वो कह रहा है कि 1800 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। ये ए पार्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ए पार्ट इसका देख रहे हैं, ठीक है, कि इंटरेस्ट उसको 1800 रुपये चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो पहले तो देखिए आप लोग को ये सब लोग को पता है या नहीं है कि हम लोग इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम लोग 100 रुपये कहीं पे बैंक में जमा करते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अगर इसमें 4% का इंटरेस्ट मिलता है, इसका मतलब क्या कि 100 में 4 रुपीज़ मिल रहा। अगर वैसे भी 4% का मतलब क्या होता है, इसको परसेंट हटा के डिवाइड में 100 कर सकते हैं। तो 100 × 4/100 तो कितना आ गया यहाँ से? 4 रुपीज़। कैलकुलेट कर लीजिए चाहे, या वैसे बोल देते 4% मतलब 4 रुपीज़ होगा इसका, या कैलकुलेट करना चाहे तो 4/100 करके फाइंड कर ले रहे हैं। ये तो 100 रुपये में हो, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 500 हो और इसमें हमें 4% का इंटरेस्ट मिल रहा, यानी 4/100, तब कितना हो जाएगा? 1 ईयर के बाद कितना मिल जाएगा हमें? 20 मिल जाएगा। यानी 100 पे देखिए 4% में 4 रुपीज़ मिला। यही अगर हमने प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा दिया, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इसका रेट है। 500 प्रिंसिपल कर दिया, रेट 4% है, तो कितना मिला हमको? 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 20। ये कह रहा है इंटरेस्ट इसे 1800 चाहिए और रुपीज़ इसके बाद 30,000 है। ये कह रहा है डिफरेंट बॉन्ड है, इनमें कितना कितना इन्वेस्ट करें।
जिससे उसको 1800 चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। क्लियर हो गया? तो इंटरेस्ट निकालना आ गया। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए और उसका रेट चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लेट कर लेंगे और रेट हमको पता 5% एक पे है और 7% दूसरे पे है। ठीक है, हटा दे इसको। तो हमने लेट कर लिया, लेट ₹X इन्वेस्टेड इन बॉन्ड B1। अगर हमने क्या कर दिया, लेट ₹X इन्वेस्टेड इन बॉन्ड B1, अगर B1 पे कितना इन्वेस्ट किया X, तो बचा कितना, पूरा 30,000। अगर एक में X रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना, 30,000 माइनस X, 30,000 माइनस X इन्वेस्टेड इन बॉन्ड B1, ये B2, ये सेकंड बॉन्ड में होगा। अगर फर्स्ट बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट कर दिया X रुपीज़, तो सेकंड बॉन्ड के लिए कितना बचा, टोटल से माइनस कर देंगे, जो बचा वो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो एक बॉन्ड में B1 में इन्वेस्ट किया X रुपीज़ और सेकंड में इन्वेस्ट कर दिया 30,000 माइनस X रुपीज़ एंड 30,000 माइनस X रुपीज़। ठीक है, तो हमने अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम, बिकॉज हमको मैट्रिक्स मेथड से निकालना है, राइट। तो हमने एक लेट कर लिया, एक मैट्रिक्स है जिसमें हम रखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ये तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमने X हो गई और 30,000 माइनस X हो गई। ठीक है, इसको हमने A लेट कर लिया, लेट A इक्वल टू ये है। और एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें रेट रख लेते हैं, तो एक B लेट कर लिया जिसमें हमने रख दिया 5% और 7%। 5% का मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक कर दीजिए। अभी हमने देखा था 5/100 और 7/100, ऐसा कर सकते हैं, परसेंट हटाइए, डिवाइड बाई 100 कर दिया। तो दो मैट्रिक्स मिल गई, एक मैट्रिक्स ये मिल गई और एक मैट्रिक्स ये मिल गई। हमें निकालना है, अगर इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट करना पड़ेगा, तभी इंटरेस्ट निकलता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट हमको चाहिए 1800। इसका मतलब अगर हम ये कर दें X और ये 30,000 माइनस X इंटू कितना, 5/100 और 7/100 इक्वल टू, फाइनली हमको चाहिए 1800 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और मिला कितना हमें 1800। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता है, क्या करें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। अब सबसे पहले देखिए क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कर पाएंगे, ऑर्डर चेक कर लेते हैं, देख लीजिए इसका ऑर्डर कितना है, एक रो हो गई, कॉलम कितना हो गए 1 2, तो यानी कि 1 रो 2 कॉलम, ये तो हो रहा। और इसका ऑर्डर देखिए, एक रो 2 रो, तो इसकी क्या हो गई, 2 रो हो गई, कॉलम कितना 1, ये तो हो गया ऑर्डर। तो होता क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गया, दूसरे की रो के बराबर हो, देखिए 2 और 2 दोनों बराबर हैं, तो यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये जरूर चेक करना हर बार जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, इसमें चेक करना जो मैट्रिक्स आपने लेट किया क्या उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं इसको भी रो में रख दिया, इसको भी रो में रख दिया, तब चेक करिए क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं तो इसका मतलब आपने कहीं कुछ गलत लेट कर लिया ना, उसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ तो ठीक है, और मैट्रिक्स मिलेगी कितनी, इन दोनों काट दीजिए, दो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। मल्टीप्लाई कर दें तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका इसमें करें और इसका इसमें, ठीक है ना, ये एक रो है और एक कॉलम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर तो कैसे आ जाएगा, इसका पहले इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 5x/100, इसका इसमें करें बीच में प्लस प्लस, जब इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 माइनस x, और ये हो जाएगा 7/100 इक्वल टू, इधर क्या है 1800। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको हटा दें, यहाँ से हटा दें इसको, तो आप लोग को क्वेश्चन में है ये ऑलरेडी ना। देखिए आप क्या करें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा दें, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं
तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो ये इक्वल टू एक ही रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम यहाँ पर भी है, तो ये इसके डायरेक्ट बराबर हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 5x/100 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्या, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 × 3 2100 आ जाएगा ना, 2100 माइनस जब इसमें इसका करेंगे तो आ जाएगा 7x/100 इक्वल टू 1800। मैट्रिक्स हटा दिया, इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया। इसको सॉल्व कर ले तो हो जाएगा माइनस का 2x/100, इनको x को एक साथ कर लिया तो माइनस 2x/100 और प्लस का 2100 इक्वल टू 1800। अब क्या करें, काम करते हैं, 2x/100 को उस साइड भेज दे रहे हैं, इसको यहाँ उठा ला रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2x/100 इक्वल टू, ये से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा कितना 300 ना, 1800 और ये 2100 तो 300 बचेगा। ये कितना हुआ 150। तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई 15 और 30 ना 15,000। तो यानी कि बॉन्ड B1 में इतना हुआ तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे, x किस में था, बॉन्ड B1 में था, यानी ये बॉन्ड B1 में आ गया, ये इन्वेस्टमेंट किस में आया, फर्स्ट बॉन्ड में, हमने जिसको लेट किया था B1। तो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड B2 कितना हो जाएगा 30,000 माइनस का 15,000। ये तो था 30,000 माइनस x था, लिखे देना, चलिए ये तो था। अब कर लिख लीजिए अगर वैसे कन्फ्यूजन जरा सा भी कहीं होता है, माइनस का 15,000 इक्वल टू कितना आ गया 15,000। तो 1800 इंटरेस्ट लाने के लिए हमें जो फर्स्ट बॉन्ड है उसमें भी 15,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और सेकंड बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आंसर क्या आ गया इसमें 15,000 एंड 15,000। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बोर्ड में अच्छे से देख के जाना। ये एक पार्ट हुआ, अब इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट में कितना दिया इंटरेस्ट, बाकी कैलकुलेशन तो सब सेम ही रहेगी, कोई कैलकुलेशन में चेंज तो है ही नहीं। एक में x मान लिया, दूसरे में 30,000 माइनस x हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम लेट करेंगे, अगर हम सेकंड की बात करें, इसको हटा दें, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले की जो बात हम कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना। बी में क्या दिया गया था कि उससे इंटरेस्ट चाहिए 2000। अगर 2000 इंटरेस्ट चाहिए, इतना इंटरेस्ट चाहिए ना, अगर इंटरेस्ट इतना चाहिए तो कैलकुलेशन में सिर्फ फ़र्क यहीं पे तो आएगा। देखिए यहाँ पे कोई चेंज आना नहीं है, बाकी आप लोग कर लेंगे। देखिए कैसे आएगा, x आ जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 माइनस x, और इसमें कोई चेंज है क्या, ये 5/100 था 7/100, इसमें कोई चेंज नहीं। ओनली चेंज कहाँ, इस वाले में, कि फाइनली जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल ये रेट इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें 2100 चाहिए, 21 नहीं 2000, सॉरी 2000 चाहिए इंटरेस्ट। इसमें डिफरेंस है, इसको कैलकुलेशन करके यही लेके हम आए। देखो ये तो कितना आ जाएगा माइनस 2x/100 और प्लस का 2100 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 आ जाएगा, या 1800 आया था। ठीक है, आप पूरा करेंगे, मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ इसको ना, कल इसको मल्टीप्लाई प्रॉपर करिएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x/100 इक्वल टू, ये कितना बचेगा 100 बचेगा ना, ये कितना हुआ 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5000। अगर x की वैल्यू 5000 तो सेकंड बॉन्ड जो होगा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड क्या हो जाएगा, सेकंड बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x इक्वल टू 30,000 माइनस का 5,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए
एक इन्वेस्टमेंट क्या होगा हमारा 5,000 और दूसरा हो जाएगा 25,000। ठीक है, एक में 1,800 चाहिए था हमें इंटरेस्ट, एक में चाहिए था 2,000। अगर 2,000 चाहिए तो उसके लिए 5,000 एक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये कौन सा वाला 5% वाला, और 7% वाले में 25,000। जबकि अगर हमें करना है 1,800 चाहिए तो हमने 15,000 और 15,000 दोनों बराबर बराबर इन्वेस्ट कर दीजिए, तो 1,800 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहेगा, मुझे लगता नहीं कोई भी डाउट होगा इसमें, राइट? हटा दें। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया? करेंट द बुक शॉप ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स. Their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. देखिए, करें किसी स्कूल में कोई बुक शॉप है जिसमें कह रहे केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है, केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, केमिस्ट्री बुक्स इक्वल टू दिया गया 10 डजन। 10 डजन है, अगर इसे हम बुक में कन्वर्ट कर दें तो 12 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यहीं पे कर दें तो 10 × 12 इतनी बुक्स आ जाएगी। ठीक है, डजन हटा दिया, ये बुक्स में आ गया। उसके बाद फिजिक्स की बुक कितनी है, फिजिक्स बुक्स कितनी है, 8 डजन है ना, 8 डजन इक्वल टू 8 × 12 इतनी बुक्स इसका मतलब है बुक शॉप में। एंड इकोनॉमिक्स बुक कितनी, इकोनॉमिक्स बुक कितनी है, 10 डजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 × 12 इतनी बुक्स है इसमें। ठीक है, उसके बाद और एक का सेलिंग प्राइस, इनके जो सेलिंग प्राइस दिए गए, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, इसका जो सेलिंग प्राइस है, इसका क्या सेलिंग प्राइस, इसका एक बुक का सेलिंग प्राइस कितने दिए, ₹80, इसका दिया 80 रुपीज़ ईच, एक बुक का 60 एंड 40, इसका 60 और इसका 40। ठीक है, कोई बुक शॉप है, केमिस्ट्री की बुक्स हैं 10 डजन मतलब क्या हो गया, 10 × 12 बुक्स हो गई, और एक बुक का सेलिंग प्राइस, ये इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना दिया, 80 रुपीज़ पर बुक। ठीक है, इसका 60 रुपीज़ पर बुक, इसका 40 रुपीज़ पर बुक। अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना। अच्छा, अब आप जनरल अगर मैट्रिक्स नहीं भी करें, किसी बुक का अगर हमें रेट मालूम है, किसी एक बुक का रेट हमें मालूम है कि 50 रुपीज़ है, तो अगर हमें 5 हमें बुक है मेरे पास, या 5 बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास 5 बुक्स हैं, एक बुक का प्राइस 50 रुपीज़ है, तो हमें कितना पैसा रिसीव करेंगे, 250 रुपीज़ मल्टीप्लाई करके। सिमिलर हम लोग मैट्रिक्स में भी तो यही करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक मैट्रिक्स सिलेक्ट कर ले रहे हैं जिसमें बुक्स रख लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 बुक्स हैं, तो क्या करेंगे, एक में बुक्स रख लेंगे और एक में उसका सेलिंग प्राइस। तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर केमिस्ट्री बुक्स हैं, इतनी बुक्स हैं और एक बुक का प्राइस मालूम है, तो इतनी बुक का प्राइस कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बट इसको ऐसे नहीं करना, हम लोग को करना है इससे मैट्रिक्स अलजेब्रा से। बाकी तो आप कर ही लेंगे, सिंपल, कोई मुश्किल है ही नहीं है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या करेंगे, एक में बुक्स रख लेंगे। तो हम लेट कर ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें क्या रखेंगे, हम रख लेंगे बुक्स। तो बुक्स कितनी है, पहले 10 × 12, ये केमिस्ट्री बुक्स हैं। फिजिक्स बुक कितनी, 8 × 12, और इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है, 10 × 12। एक मैट्रिक्स यहाँ से बन गई। एक काम कर सकते हैं, 12 देखिए सभी मल्टीप्लिकेशन है, आपको पता है कि 12 अगर सब में कॉमन है तो बाहर रख सकते हो, इसको क्या ले सकते हो, 12
कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 10, 8 एंड 10, ये बचा क्या। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें, तो यहाँ से कॉमन भी तो ले सकते हैं। एक मैट्रिक्स मिल गई और एक मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स मान रहे हैं जिसमें हम क्या रख रहे हैं, सेलिंग प्राइस रख रहे हैं। तो एक ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये बुक्स है, और ये सेकंड मैट्रिक्स हमने लेट किया जिसमें सेलिंग प्राइस रखेंगे, क्या है 80, 60, 40। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। और इसका ऑर्डर देखिए 1 रो है और 3 कॉलम है। क्या इससे बात बनेगी, नहीं बनेगी ना, लेकिन बट फर्स्ट टाइम में तो करके आप देखेंगे। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, तो इसमें नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए, बट ऐसे तो नहीं बनेगा, तो ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम में तो आप ऐसे सोचेंगे। अच्छा और क्या सोच सकते हैं, आप लोग बोलेंगे हम 80, 60 और 40 रख ले रहे हैं। अगर अब देखेंगे तो इसमें कितनी रो कितनी है, 1, 2, 3 रो हो गई, और कॉलम कितने हैं 1। ये मैट्रिक्स ए है, तो इसमें रो ये कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो मिल गया। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से कुल मिला करके ए बी निकाल लो, ए इंटू बी, ये तो होगा, जो निकलेगा वही टोटल अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा। तो यहाँ चाहे पहले लिख लीजिए, क्या यही पूछा गया था, रिसीव करें, बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड या टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको दोनों मल्टीप्लाई कर दें। ये लिख लेना ये अलग से कि हमने जो लेट मैट्रिक्स ए किया ये बुक्स को रखा है, और बी जिसको लेट किया हमने इसमें सेलिंग प्राइस वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। कर देते हैं इसको। बताइए ए की वैल्यू कितनी है, ये 12 तो बाहर है, 10, 8, 10, और इसकी वैल्यू कितनी है 80, 60 एंड 40। मल्टीप्लाई कर दें, ये 12 बाहर रख लीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। कैसे होगा, ये रो का इस कॉलम में, एक ही रो एक कॉलम है तो एक ही एलिमेंट आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका इसमें किया तो कितना आ गया 800, इसका इसमें किया तो कितना हो जाएगा 480, और इसमें होगा प्लस 400, ठीक है। तो कितना आ गया इसमें 12, और ये इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 ये कितना 880 हुआ और 800, तो 1680 हुआ क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 12 का 0 में किया, 12 × 96, और ये 81 और 8 12 8 20, ये 20,160 रुपीज़ आएगा। चाहे मैट्रिक्स में रख लीजिए चाहे बाहर रख दिए इसको, यही इसका आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, ऐसे लैंग्वेज देखेंगे तो मेरा बहुत टफ है, लेकिन कुछ खास नहीं है। केमिस्ट्रिक बुक्स डजन में दी गई थी, हमने इसे बुक्स में कन्वर्ट कर दिया, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स तीनों को बुक्स में, और ईच बुक का प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस इतना है। अगर एक बुक का इतना है, हमें इतनी बुक का चाहिए तो मल्टीप्लाई करना, तो मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लाई हमने किया। एक हमने ये जो मैट्रिक्स बनाई ये बुक्स के लिए बना ली, ये हमने ये किसके लिए बनाई, ये बुक्स के लिए बनाई, तो आप लोग ले लेना चाहें। और ये किस लिए बनाई, सेलिंग प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के लिए हमने एक मैट्रिक्स बी बना लिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक बुक का है, हमें इतनी बुक का चाहिए, एग्जाम्पल ये कंप्लीट, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, जो भी आया वही आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा है वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आप लोग इसे देख के जाएंगे। हटा दें, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, ये दोनों क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस हैं, और इनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया। इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया, कह रहे हैं कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, इनके डिफरेंट ऑर्डर दिए गए। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, इनके बेस पे 21 और 22 के हमें आंसर बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनके इंस्ट्रक्शन लिख दें। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया, करें
एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस और इनके ऑर्डर दिए गए। तो हम एक काम करते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स एक्स दी गई है, एक्स, और एक्स का जो ऑर्डर दिया गया वो 2/n दिया गया। मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है, मान लिया हमने ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर दिया गया वो 2/n दिया गया। दूसरी मैट्रिक्स y है, y का जो ऑर्डर दिया गया वो 3/k दिया गया, ये 3/k दिया गया। इसका भी एलिमेंट हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। लेट हमने क्या ले रखा, ये Bij है, ठीक है। और एक्स वाई हो गया, जेड का जो ऑर्डर दिया गया वो दिया गया है 2/p दिया गया। इसको भी एलिमेंट मान लेते हैं कि ये Cij, ठीक है। कोई भी एलिमेंट लेट हमने कर लिया, एक्स वाई जेड हो गया, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या दिया गया, डब्ल्यू का जो ऑर्डर है वो n/3 है, तो ये इसको हम एलिमेंट लेट कर लें कि ये Dij, कुछ भी एक हमने मैट्रिक्स लेट कर लिया इसका, ठीक है। एंड P इक्वल टू, P का जो ऑर्डर दिया गया वो P/k है, P/k दिया गया। इसको हमने लेट कर लिया, इसको D तक हो गया ना, E लेट कर लेना, Eij, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई भी हमने जनरल इनको लेट कर लिया। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया, इनके बेस पे फिर क्वेश्चन है। अब आता क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया, द रिस्ट्रिक्शन ऑन Nk एंड P, द रिस्ट्रिक्शन ऑन Nk एंड P so that Py plus Wy will be defined ये दिया गया। इसका मतलब क्या दिया गया कि ये Py plus Wy डिफाइंड है, उसके लिए Nk और P में क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अगर ये डिफाइंड है तो हम देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, P जो मैट्रिक्स हमने लेट करी वो कहाँ गई, ये वाली है, Eij, और इसका जो ऑर्डर है P/k है, ठीक है, इनटू y का ऑर्डर क्या है, ये हमने लेट किया Bij, और ऑर्डर क्या है 3/k प्लस, अच्छा W जो है, W कहाँ गया, ये है Dij, और ये है n/3 ऑर्डर, इनटू y तो यही है Bij 3/k, ठीक है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे का नंबर ऑफ रो के बराबर होता, तभी डिफाइन होता प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकलेगी, k इक्वल टू 3, k की वैल्यू 3 आ गई, वो इससे निकल के आएगी, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं, ये भी दोनों प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा, ये देखिए इसका फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर, ऑब्वियसली 3/3 है, तो अच्छा ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसमें तो ठीक कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, यहाँ से इतना मिला। अच्छा, अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स कुछ भी मान ले रहा है, कहाँ तक, ई तक हो गया। मान लिया कि एक नया मैट्रिक्स मिला और Fij मिल गया, कोई अदर मैट्रिक्स है Fij, उनका ऑर्डर क्या होगा, उनका ऑर्डर जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो P और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम K, तो P/k हो जाएगा, ठीक है। प्लस जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके रो के बराबर, इन दोनों को हटा दो, बचेगा क्या, n/k, ये बचेगा। और इस मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मान लिया Gij आ गया,
ठीक है, एक अदर मैट्रिक्स ही आएगी। अब बताइए दोनों मैट्रिक्स प्लस हैं, दो मैट्रिक्स प्लस अगर हम करेंगे तो क्या होना चाहिए, समेशन कब अलाउ करते हैं हम लोग, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब करते हैं, जब ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर सेम होता है, यही तो होता है। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी इनको हम ऐड कर पाएंगे, तभी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ ये कंडीशन आएगी कि P इंटू के इक्वल टू एन इंटू क्या आना चाहिए, ये तो है। इससे ये कैंसिल कर दो तो यहाँ से क्या निकल आया, P इक्वल टू एन। तो एक कंडीशन क्या निकली, P इक्वल टू एन, और दूसरी K इक्वल टू 3। देख लेते हैं ऑप्शन ए K इक्वल टू 3, हाँ बिल्कुल ठीक है, और P इक्वल टू एन, यही वाली कंडीशन है, यही हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या निकला, K इक्वल टू 3 एंड P इक्वल टू एन, यही है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा जेनरिक क्वेश्चन है, इसको जब करेंगे तो आपको नॉलेज आपका जिससे इन्हांस होगा थोड़ा सा ना, कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, कब पॉसिबल होता है, जब दो मैट्रिक्स एडिशन करेंगे तब क्या इनका ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो ये डिफाइन होने के लिए इनकी रिस्ट्रिक्शन ये वाली आ गई। ठीक है, हटा दें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया, इफ n इक्वल टू पी, इफ n इक्वल टू पी देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, ये हमें बताना। कह रहे हैं इफ n इक्वल टू पी गिवन है देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये हमको बताना। तो ठीक है, अगर इसको निकालना है तो सॉल्यूशन, हमें इसका ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। चलिए 7x माइनस 5z, 7 तो क्या स्केलर है, और x मैट्रिक्स कहाँ गई हमारी, aij, ये 2/n, ठीक है, माइनस का 5z, z कहाँ गई, ये है cij 2/p। दो मैट्रिक्स में डिफरेंस कब निकाल पाते हैं आप लोग बताइए, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस तभी निकाल पाते हैं जब क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। डिफरेंस के लिए क्या होता है, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस तभी फाइंड कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑर्डर इक्वल टू इसको होना चाहिए, मीन्स 2/n इक्वल टू 2/p होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर जब सेम होंगे तभी क्या होगा, इसका डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। अगर अदरवाइज इसका डिफरेंस ही नहीं निकल पाएगा, तो दोनों ऑर्डर को सेम कर दिया, 2/n इक्वल टू 2/p। अब देख लेते हैं आंसर, करें p/2, नहीं ये तो नहीं होगा, 2/n से इसका b देख लीजिए, 2/n दिया हुआ है यही वाला, तो आंसर में कौन सा आ गया, इसका बी ऑप्शन, यानी 2/n। 2/n हो या 2/p, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें n इक्वल टू p गिवन था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, यहाँ से n इक्वल टू p, अगर आप यहाँ से निकालेंगे तब भी क्या, 2 से 2 कैंसिल, तो n इक्वल टू क्या हो गया, p। आप देख लीजिए निकल भी रहा, जबकि ये गिवन था, अगर आप निकालना चाहें तब भी निकल आएगा कि n इक्वल टू p। तो आंसर दोनों करेक्ट है, जब n इक्वल टू p बराबर है तो 2/n हो या 2/p हो। ऑप्शन इसमें 2/n b है, और 2/p कहीं पे नहीं है ना, p/2 लिखा वो गलत है, वो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, 22 का बी करेक्ट, यही वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कहीं कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।